धार्मिक रूट पर हवाई सेवा की तैयारी, मुख्यमंत्री धामी के प्रस्ताव पर केंद्र ने दिए सकारात्मक संकेत। देहरादून से अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने के लिए एयरलाइंस के साथ प्रस्ताव किए गए साझा। चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षा चक्रव्यूह, डीजीपी ने यात्रा मार्गों के निगरानी के लिए 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को किया तैनात। 19 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा के लिए एटीएस और 7,000 जवान संभालेंगे सुरक्षा। हरिद्वार में जेब कतरा गिरफ्तार, कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के कार्यक्रम में भीड़ का फायदा उठाकर हाथ साफ करने वाले चोर को पत्रकारों ने रंगे हाथ दबोचा। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार का खौफ है, एसएसपी ने आधी रात खुद मोर्चा संभालकर अपराधियों और संदिग्धों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। ऋषिकेश में गैस चोरी का लाइव वीडियो, वनखंडी क्षेत्र में गैस सप्लाई वाहन के भीतर खुलेआम रिफिलिंग का वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। उपभोक्ताओं ने कर्मचारी की जानलेवा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर देखिए यहां तैयारियां तेज कर दी हैं। 6 बड़े अधिकारी इस दरमियान सीधी निगरानी करेंगे तैयारियों की। एटीएस की टीमें धामों में तैनात रहेंगी, साथ ही 7,000 पुलिसकर्मी जिम्मा संभालेंगे। इसके साथ ही 19 अप्रैल से देखिए ये यात्रा शुरू हो रही है और इसकी तैयारियों की जो निगरानी है उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 16 सुपर जोन में बांटा गया है परिक्षेत्र को। आपदा टीमें 80 स्थानों पर तैनात की गई हैं। साथ ही उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का अवैध चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। डीजीपी के निर्देश पर यात्रा मार्गों पर सीधी मॉनिटरिंग के लिए 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को मोर्चा संभालने के लिए तैनात किया गया है। इसमें 2 एडीजी और 4 आईजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं, जो गंगोत्री, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम मार्गों का खुद स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए 7,000 पुलिसकर्मियों के साथ साथ एटीएस की टीमें भी धामों में मौजूद रहेंगी। पूरे यात्रा रूट को 16 सुपर जोन में बांटा गया है ताकि श्रद्धालुओं की राह आसान, सुरक्षित हो सके। शुभांगी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शुभांगी, तैयारियों को लेकर एक पूरी किलेबंदी की गई है सुरक्षा पहरे की। ऐसे में तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। क्या कुछ अपडेट और कितना मुश्किल हो रहा है ये टास्क चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए? बिल्कुल, देखिए 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और हर वर्ष हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कई सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले, और खासकर अब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए अब डीजीपी ने 2 एडीजी और 4 आईजी रैंक के अफसरों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो 4 धामों में जाकर निरीक्षण करेंगे। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री चारों के लिए जो है दी गई है जिम्मेदारी। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश जो मुख्य मार्ग है जहां से होकर श्रद्धालु गुजरते हैं उनके लिए भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें गंगोत्री धाम के लिए एडीजी वी मुरुगेशन को जिम्मेदारी दी गई है। गंगोत्री के अलावा बद्रीनाथ धाम में एडीजी एपी अंशुमन को जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार में आईजी वीमी सचदेवा को जिम्मेदारी दी गई है। केदारनाथ में नीलेश आनंद भरने को जिम्मेदारी दी गई है। ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती, ये ऋषिकेश के आसपास के एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं और इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं चारधाम के लिए। यहां पर आईजी सुनील कुमार को जिम्मेदारी दी गई है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको ये जिम्मा इसीलिए दिया गया है क्योंकि अब तमाम जगहों पर जाकर वो निरीक्षण करेंगे, किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेंगे और अगर कहीं पर भी कमी होगी तो उस कमी को पूरा करेंगे। और क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है चारधाम यात्रा के लिए, इसीलिए अब पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई है। एक चक्रव्यूह पूरा तैयार कर लिया गया है। कई सारे सेक्टर्स में और जोन्स में एरिया को बांट दिया गया है। और इसके अलावा क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्र भी है और मानसून पीरियड जब शुरू होता है तो चारधाम यात्रा उस वक्त गतिमान रहती है। ऐसे में उन एरियाज को भी बांटा गया है, चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे ज्यादा भूस्खलन होता है और वहां के लिए
लिए भी टीम्स को एकदम तैयार रहने की बात कही गई है। वहां पर मशीन तैनात रहेंगी, वहां पर बड़े स्तर पर जो टीम्स है प्रशासन की भी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की भी वो तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जान को कोई खतरा ना हो और पूरे व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से वो यहाँ से यात्रा करके अपने गंतव्यों की ओर वापस लौटे। तो ये जो 6 वरिष्ठ अधिकारी हैं, फिलहाल डीजीपी ने इन सभी को जिम्मेदारियां दी हैं, जो कि आप 4 धामों में जाएंगे। इसके अलावा जो वो मार्ग है, चाहे वो ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला या जो आसपास के एरियाज है, यहाँ पर जाकर निरीक्षण करेंगे। और जो सेक्टर्स और जोन्स में जो एरियाज बांटे गए, वहां भी जो पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे। 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जो भी मार्ग है 4 धाम के, वहां पर रहेंगे। चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, उनके रुकने की व्यवस्था हो, या जो भी बेसिक नीड्स होती हैं श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी, उन पर भी निगरानी ये तमाम अधिकारी जो है वो रखेंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए जाएंगे कि अगर किसी को परेशानी होती है 4 धाम मार्गों पर या 4 धाम जाने के समय भी, तो वो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं या सुझाव ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब क्योंकि 4 धाम यात्रा का आगाज होने वाला है, तो अब तमाम तैयारियां हो चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से अब डीजीपी ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। शुभांगी, क्या माना जाए, पूर्व की घटनाओं से कितना बड़ा सबक प्रशासन ने लिया है? खासतौर पर सरकार ने हर मोर्चे पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुगमता के साथ इस यात्रा को सुचारू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले वर्ष हमने देखा था कि आपदा जिस तरीके से आई थी और उस वक्त कई सारे श्रद्धालु इन एरियाज में फंस गए थे। उस वक्त कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिली थी। इसके अलावा जो हवाई सेवाएं थी, उस वक्त भी कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई थी। पिछले वर्ष जो गलतियां हुई वो इस बार ना दोहराई जाए, ये लगातार सरकार और प्रशासन कोशिश कर रहा है और इसीलिए इस बार एक्स्ट्रा टीम्स लगाई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार जिम्मेदारी दी जा रही है और चाहे वो यहाँ हेली सेवाओं की बात हो, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग अब शुरू होने जा रही है, उस पर भी जो मानक है वो तय कर दिए गए हैं कि कौन से हेलीकॉप्टर्स यहां से उड़ान भरेंगे, कितने लोग उस पर बैठेंगे। क्या अगर वो मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर्स नहीं चलते हैं, हेली सेवाएं नहीं चलती है, तो उनको उड़ान भरने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो सुरक्षा के लिहाज से रहता है कि जब आपदा आती है तो लोग फंस जाते हैं, उनको वहां से कैसे रेस्क्यू करना है, और ऐसी अगर भूस्खलन जैसी कहीं पर स्थिति पैदा होती है तो वहां पर टीम्स को कैसे तैनात रहना है, इन तमाम चीजों को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई है। और इसमें भी अभ्यास कर देखा गया है कि आखिर कितनी हमारा उत्तराखंड, हमारी टीम्स, हमारे विभाग तैयार हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां लगभग अब हो चुकी हैं और अब बस इंतजार कर रहे हैं तमाम श्रद्धालु भी और यहाँ की जनता भी कि 4 धाम यात्रा कब से शुरू होगी। बिल्कुल नजर बना के रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुभांगी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, जहां पर देखिए भीमताल में आज छात्र संघ समारोह में आयोजित जो समारोह होने वाला है छात्र संघ का, उसमें वो शिरकत करेंगे। निजी कॉलेज वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कानून व्यवस्था पर एक बड़ी बैठक भी होगी। मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी गंभीर मंथन होगा। आगामी यात्रा के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि 4 धाम यात्रा जब शुरू होगी तो जाहिर तौर पर प्रदेश के हर एक पर्यटन स्थल पर श्रद्धालुओं की आमद बढ़ जाती है। ऐसे में हर जगह व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जिले के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे, जहां पर कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे देखिए का समय निर्धारित किया गया है, जहां भीमताल वो पहुंचेंगे और वो एक निजी कॉलेज के छात्र संघ समारोह में वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। युवाओं के बीच जोश भरने के बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नैनीताल में एक हाई लेवल मीटिंग लेंगे और इस बैठक में कानून व्यवस्था, मानव वन्य जीव संघर्ष के साथ ही आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी देंगे। शासन और छात्र शक्ति के साथ ही यहाँ दोनों के लिहाज से आज का ये दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक नैनीताल में करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख देहरादून से आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांग की है, जहां पर हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की गई है। वाराणसी के लिए देखिए सीधी उड़ानों का प्रस्ताव आया, साथ ही प्रयागराज के लिए भी सीधी उड़ानों का प्रस्ताव रखा गया। अयोध्या के लिए सीधी उड़ानों का प्रस्ताव है। ऐसे में राम मोहन नायडू का जवाब आया है। देहरादून से पहले से 254 साप्ताहिक उड़ानें देखिए ये अब तय कर दी गई हैं। पहले से 254 साप्ताहिक उड़ानें यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस एयर इंडिया के साथ यहाँ ये सेवाएं दे रही हैं। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ से वो भी सेवाएं चल रही हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु समेत कई शहर जुड़े हुए हैं। एयरलाइंस खुद तय करती है रूट। सरकार ने कहा
नई उड़ानों का प्रस्ताव एयरलाइंस के साथ साझा किया है और जल्द ही शुरू हो नियमित उड़ान की जो सेवाएं हैं, यात्रियों को मिलेगा सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को नया विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से बड़ी पैरवी की। सीएम धामी ने देहरादून से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे धार्मिक शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया। इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में देहरादून से 254 साप्ताहिक उड़ानें संचालित हैं। उन्होंने भरोसा दिलवाया कि सीएम के प्रस्ताव को सभी एयरलाइंस के साथ साझा किया गया है। सरकार की कोशिश यह है कि जल्दी ही इन रूटों पर नियमित सेवाएं शुरू हो जाएं, जिससे यात्रियों को सीधा हवाई कनेक्टिविटी मिल सके। एक बार फिर से रुक करेंगे। शुभांगी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं देहरादून से। शुभांगी, सरकार ने संज्ञान लिया, केंद्र सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा सीधी हवाई कनेक्टिविटी के लिए धार्मिक स्थानों के, ऐसे में क्या माना जाए, क्या जल्दी ही एयरलाइंस फैसला लेंगी और ये सहूलियत देखने को मिलेगी यात्रियों को? बिल्कुल, देखिए, लगातार मुख्यमंत्री ये कोशिश करते हैं कि जब भी वो दिल्ली जाएं तो यहाँ से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या जिन तरीके की योजनाओं का या कनेक्टिविटी का वो सोचते हैं, सपना देखते हैं, वो साकार हो पाए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू से ये गुजारिश की थी कि यहाँ से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए उड़ानें जो है वो शुरू की जाए, क्योंकि अभी यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे में अब उनकी तरफ से भी जवाब आया है मुख्यमंत्री के लिए कि यहाँ से करीब 254 विमान जो है वो उड़ान भर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यहां पर जो विमान है उनको, जो एयरलाइंस है उनको नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। अब वो लोग ये फैसला लेते हैं कि आखिर कौन सा विमान उनके अंडर उड़ेगा, कहां तक वो विमान जाएगा, तो एयरलाइंस इसको डिसाइड करती है और उन्होंने ये प्रस्ताव जो है आगे रख दिया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सकारात्मक एक आश्वासन दिया है कि यहां पर 200 से ज्यादा जो विमान उड़ रहे हैं, देहरादून से लगातार कनेक्टिविटी बढ़ रही है, अन्य राज्यों की भी। तो ऐसे में जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने इस बार रखा है कि यहां से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए डायरेक्ट जो है यहां से हेली सेवाओं का विस्तार होना चाहिए, तो इस पर सरकार भी विचार कर रही है और एयरलाइंस क्योंकि इसको आप डिसाइड करती है तो उसके लिए भी आगे प्रस्ताव रख दिया गया है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर बेहद सुधार देखने को मिला है इन वर्षों में, क्योंकि जहां पर पहले ट्रेन कनेक्टिविटी की हम बात करें, रोड कनेक्टिविटी की हम बात करें, उसके साथ साथ जो हेली सेवाएं हैं यहां से उनकी कनेक्टिविटी बहुत बेहद कमजोर थी और यहां से अन्य राज्यों पर हेली सेवाओं का उपयोग कर जनता नहीं जा पाती थी। लेकिन अब जब से मुख्यमंत्री लगातार ये प्रस्ताव केंद्र में जाकर रखते हैं तो जरूर उसका संज्ञान भी लिया जाता है और अब 3 जगहों पर नई उड़ान भरने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जहां के लिए विचार चल रहा है और हम कह सकते हैं कि जल्दी इसको लेकर कोई बड़ा फैसला दिया जा सकता है और यहां से जो जनता है उनको अब सुविधा मिल सकती है कि वो देहरादून से वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जा पाए। शुभांगी, क्या ये माना जाए कि चारधाम यात्रा में जो यात्री पहुंचेंगे उनके जहन में ये रहता है कि एक बार चारधाम यात्रा हो गई, अगर भगवान रामलला के दर्शन हो जाएं या काशी विश्वनाथ के दर्शन हो जाएं या प्रयागराज जाकर संगम स्नान हो जाए, क्या इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा और सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री ने पहल की है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि चाहे वो वाराणसी हो, प्रयागराज हो या अयोध्या हो, ये तमाम धार्मिक स्थल हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर भी जाते हैं और वहां से उत्तराखंड भी आते हैं, देवभूमि भी आते हैं कि चारधाम यात्रा जो है वो कर सके। ऐसे में क्योंकि वो भी धार्मिक स्थल हैं और उत्तराखंड की अपनी मान्यता है, तो बड़ी संख्या में लोग वहां से भी यहाँ पर आना चाहते हैं और यहाँ से भी लोग वहां जाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये सुविधा जनता को मिल पाए और चारधाम यात्रा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर वर्ष जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हमारा प्रदेश आर्थिकी की रीढ़ जो है चारधाम यात्रा को माना जाता है और उतना ही ज्यादा मजबूत हमारा प्रदेश होता है। तो ये कोशिश लगातार सरकार कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हवाई कनेक्टिविटी यहाँ से दी जाए, ताकि जो लोग यहाँ से दूर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं और जो हेली सेवाओं का उपयोग कर यहाँ पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी हो। और जो प्रस्ताव इस बार मुख्यमंत्री ने रखा है, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द उस पर विचार कर इसको अनुमति दी जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शुभांगी आपका। देहरादून से अगली बड़ी खबर, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। आपको बताते चलें कि स्वगणना के जरिए शुरू हुई डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया, जो यहाँ देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना की ओर पहला ये कदम, और यहाँ उत्तराखंड ने एक बार फिर से बाजी मारी है। पारदर्शिता और सटीक आंकड़ों पर सरकार का जोर है। युवाओं और संगठनों से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है। नागरिकों को स्वयं जानकारी दर्ज करने की सुविधा। ऐसे में विकास के लिए सशक्त डेटा तैयार करने पर भी फोकस हो रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जनगणना 2027 का शुभारंभ कर दिया है। स्वगणना के जरिए डिजिटल गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना की ओर ये
उत्तराखंड का कदम और ऐसे में उत्तराखंड एक बार फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर। इसकी मदद से जनगणना में देखिए पारदर्शिता आएगी और सटीक आंकड़े प्राप्त होंगे। इसके लिए युवाओं और संगठनों से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है। इसके जरिए नागरिकों को स्वयं जानकारी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। विकास के लिए सशक्त डेटा तैयार करने पर फोकस किया गया है। राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। विकास कार्यों पर समीक्षा होकर और ये बातचीत हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा करते रहते हैं विकास कार्यों की। ऐसे में यहाँ राज्यपाल से मुलाकात हुई और इस दरमियान यहाँ विकास की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी साझा की गई। योजनाओं की जानकारी यहां दी गई है। आगामी कार्यक्रमों पर भी अब चर्चा हुई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। साथ ही लोक भवन में हुई इस अहम मुलाकात के दौरान राज्य के समसामयिक मुद्दों और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के अध्ययन और स्थिति साझा की है। साथ ही आगामी सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। शासन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के लिहाज से इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार रोजगार और कृषि सशक्तिकरण के मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में सीएम धामी ने राजधानी देहरादून में 12 मानचित्रकों को नियुक्ति पत्र देकर देखिए पारदर्शी भर्ती का संदेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून के चलते अब तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इसके साथ ही सरकार प्राकृतिक खेती, मिलेट्स, बागवानी के साथ ही आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धामी सरकार का मिशन सरकारी नौकरी। सीएम धामी ने 12 मानचित्रकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अब तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरी। सख्त नकल विरोधी कानून से बढ़ा युवाओं का भरोसा। प्राकृतिक खेती और मिलेट्स पर सरकार का फोकस। उत्तराखंड में धामी सरकार का मिशन सरकारी नौकरी लगातार जारी है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में धामी सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर पारदर्शी भर्ती प्रणाली और सुशासन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। सरकारी नौकरियों में भी लगातार नियुक्तियां की जा रही है। इसी तर्ज पर आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में कृषि विभाग के अंतर्गत मानचित्रक के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियों से कृषि व्यवस्था जो है वो ज्यादा सुदृढ़ हो पाएगी। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत चयनित 12 मानचित्रकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सीएम धामी ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनकी भूमिका प्रदेश की कृषि व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में अहम साबित होगी। मैं आप सभी को सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों को एक नई शुरुआत आप सबकी आज हो रही है और सच में इसमें जहाँ आपका बड़ा परिश्रम है, आप सबका आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई शिक्षा जो आपने की है उसके कारण से आप सभी को ये अवसर मिला है। इसके साथ साथ इसमें जहाँ आपका अपना योगदान है, अपनी कर्मठता है, अपनी लगनशीलता है, वहीं आपके माता पिता, आपके गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। और सच में जितनी खुशी आज आप लोगों को हो रही होगी उससे कम खुशी आपके माता पिता को, आपके अभिभावकों को भी मुझे लगता है कि उससे अधिक खुशी होगी। सीएम धामी के मुताबिक उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून ने भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया है। इसी का परिणाम है कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है। सरकार के प्रयासों और फैसलों से उत्तराखंड के युवाओं को विश्वास और मनोबल दोनों में शानदार वृद्धि हुई है। आप लोगों को नियुक्तियां जो आपकी हो रही हैं
आपको पता है पहले किस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएं होती थी, नकल होती थी, पेपर लीक होते थे, बार बार परीक्षाएं कैंसिल होती थी, और जो योग्य लोग हैं, प्रतिभावान है, क्षमतावान है और हर प्रकार से चयन होने की मेरिट को पूरा करते थे, लेकिन उनका स्थान नहीं बन पाता था, मेरिट में उनका स्थान चयन में नहीं आता। नकल का कानून, यहाँ पर सख्त नकल का कानून हमने लागू किया और वो नकल का कानून भी बड़ा सख्त है, उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। उसका असर हुआ, उसका प्रभाव हुआ कि इन सालों में 30,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई और आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जिनकी नियुक्तियां हो रही हैं वो कोई सोच सिफारिश से नहीं आ रहा, कोई भी नकल माफियाओं से साठ-गांठ करके नहीं आ रहा। आप लोग स्वयं इसके उदाहरण। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के किसान और कृषि हितैषी फैसलों के बारे में भी जानकारी दी। सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही मिलेट्स के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और फसल विविधीकरण पर विशेष जोर दे रही है। बागवानी और औषधीय खेती पर खास फोकस, रोजगार और समृद्ध किसान सरकार का लक्ष्य। सीएम धामी के मुताबिक उत्तराखंड में पारंपरिक खेती के साथ साथ सेब, कीवी, बागवानी और औषधीय पौधों की खेती को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों की आय के नए स्रोत विकसित हो रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को न सिर्फ लाभकारी बनाना है बल्कि युवाओं के लिए आकर्षक विकल्प के रूप में स्थापित करना भी है। सीएम धामी ने उम्मीद जताई है कि नवनियुक्त मानचित्रक अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धामी सरकार ने प्रदेश में जब से नकल विरोधी कानून लागू किया है तब से तमाम जो परीक्षाएं हो रही हैं पूरी पारदर्शिता के साथ उन्हें संपन्न कराया जा रहा है और अभी तक 30,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां यहां की जनता को मिल चुकी है। ऐसे में सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दिया जाए कि वो यहां पर आकर रोजगार कर सके, सरकारी विभागों में चयनित हो पाए और इसके लिए अलग अलग योजनाएं भी लाई गई हैं और लगातार युवाओं को अभी उत्साहवर्धन करने का काम धामी सरकार कर रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से होंगे हाजिर। नमस्कार।